Hello and warm welcome to Sula Foundation. So guys, I am Ravi Kumar, your favorite educator. So guys, today we are starting with a new chapter that is spectrum. So guys, सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम में कवर करेंगे कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, उसके लिए टोटल डेविएशन क्या होगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट, देन डिस्पर्जन, एंड देन लास्ट और हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो जो तुमको मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने तुमको प्रिज्म का डायग्राम बना के दिखाया था, लेकिन सेम डायग्राम यहाँ बनाएंगे, बस थोड़े से यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब क्या चेंजेस हैं उनको देखना क्या है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको ट्रायंगुलर शेप में डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले एक आप क्या है ट्रायंगुलर शेप में डायग्राम बनाएं, इसी को आप कहते हैं क्या प्रिज्म। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये क्या होता है, प्रिज्म का फ्रंट व्यू होता है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करना होता है। तो जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या है इंसिडेंट कर देता हूं। तो ये रे ऑफ लाइट हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया है। अब इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, आप नॉर्मल बनाते हैं सरफेस पे। तो ये सरफेस इस टाइप का है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, जिसका नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से पास होगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से पास होगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इधर क्या है, एयर है, और अंदर क्या है, आपका ग्लास है। तो मींस रेयरर से डेंसर जा रहा है। एयर क्या होता है, रेयरर होता है, क्या जा रहा है, डेंसर। तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाने पर जो रे होती है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल के इधर क्या होगी, ये बेंड होगी, या क्या ये क्या कर दिया हमने, बेंड कर दिया रे को। लेकिन एक्चुअल में रे को जाना कहाँ चाहिए था, एक्चुअल में रे को जाना कहाँ चाहिए था, एक्चुअल में रे इस तरीके से क्या सीधी जानी चाहिए थी। इस रे को इस तरीके से सीधा क्या जाना चाहिए था, लेकिन रे क्या हो गई हमारी, बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, क्योंकि हमारा जो है मीडियम चेंज हो गया, रेयर से डेंसर हो गई, इसलिए क्या बेंड हो गई। अब देखो रे क्या हो गई हमारी, क्या है, रे क्या है, डेविएट हो गई। क्या हो गई रे, डेविएट हो गई। रे कितना डेविएट हुई, रे का जो एक्चुअल पाथ था, ये ऊपर वाली लाइन थी ना, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये इसका एक्चुअल पाथ था ना भाई। रे एक्चुअली ऐसी जानी चाहिए थी, रे आपकी एक्चुअल में इस तरीके से जानी चाहिए थी कि ध्यान से, अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो रे को इस तरीके से क्या है, रे को इस तरीके से क्या बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। रे को इस तरीके से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि मीडियम क्या चेंज हो गया, रेयर से डेंसर, इसलिए क्या ये बेंड हो गया। ये जो रे थी वो अपने पास से इतना क्या शिफ्ट हो गई। भाई रे ऐसे जानी चाहिए थी, तो शिफ्ट कितना हो गई? इतना शिफ्ट हो गई। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा वन। तो स्टार्टिंग में जो रे डेविएट होगी वो होगी डेल्टा वन। तो इस एंगल को हमने बोला है डेल्टा वन। अब जिस बच्चे को डायग्राम अगर क्लियर नहीं हो रहा है, अगर बड़ा नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करे, वीडियो को जूम कर ले। अगर आप वीडियो को जूम कर लोगे इस पोर्शन में, तो आपको डायग्राम ही बहुत अच्छे से दिखाई देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको छोटा छोटा दिखाई देता है, अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो डायग्राम को क्या कर लो, आप जूम कर लो, ठीक है। तो इतना क्या है हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब रे क्या करेगी, इस डेंसर वाले मीडियम से इस रेरर वाले मीडियम में आएगी। तो यहां से रे यहां पर आएगी, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे जाएगा, नॉर्मल आपका जाएगा इस तरीके से। नॉर्मल क्या होगा आपका, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल तो हमने ड्रॉ कर दिया है, अब ये क्या होगा, रेरर से डेंसर जा रहा है, रेरर से डेंसर जा रहा है। अगर रेरर से डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, सॉरी, ये डेंसर से रेरर जा रहा है। तो जब ये डेंसर से रेरर जा रहा है तो क्या होगा, तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल से अवे करेंगे तो ये नॉर्मल था तो इससे दूर कर दिया, तो ये हमारा क्या डायग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कितना डेविएट हो गई रे। ये जो रे थी, अगर ये लाइन ना होती, अगर इधर ये सरफेस ना होता, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई थी ये आपकी सीधा निकल जाती। ये क्या होती है आपकी, सीधा निकल जाती, इसको डेविएट नहीं होना पड़ता। लेकिन ये डेविएट क्यों हुई, ये डेविएट इसलिए हुई क्योंकि हम डेंसर से रेरर में गए थे।
ये डेविएट क्यों गई, क्योंकि हम क्या है डेंसर से रेरर में गए थे, तो कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएशन हुआ, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा टू। तो होता क्या है, पहली बार डेविएशन होता है और दूसरी बार डेविएशन होता है, तो ये हमारा क्या है डेल्टा वन और डेल्टा टू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम डायग्राम में ये भी शो किया था कि डेल्टा क्या होता है, मतलब टोटल डेविएशन क्या होता है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, तो जो स्टार्टिंग वाली इंसिडेंट रे होती है, जैसे ये हमारी क्या था इंसिडेंट रे थी, तो हम क्या करते हैं जो इंसिडेंट रे थी इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते, तो आगे की तरफ हमारी रे क्या है इस तरीके से एक्सटेंड है, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, उसको क्या करते हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये रे को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी क्या यहाँ पर मीट करेगी, जहां पर ये मीट कर जाती है इंसिडेंट वाली रे को, उस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं उस एंगल को, डेल्टा कहते हैं। वो होता है आपका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, और इस टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होती है ना डेल्टा की, वो इन दोनों एंगल ऑफ डेविएशन के सम के क्या है इक्वल होती है। मींस डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वन और डेल्टा टू के सम के इक्वल होता है। तो ये आपको केवल करना होता है, और इसी के रिगार्डिंग जो आपने स्टेप किए थे, जिस तरीके का डायग्राम बनाया था, उन्हीं स्टेप को जो मैं आपको बोल रहा था, उन्हीं स्टेप को आपको क्या एग्जाम में राइट कर देना था। बाकी आपको जो मेन है वो आपका डायग्राम है और ये स्टेप है, बाकी जो आप अपनी लैंग्वेज लिखेंगे थ्योरी के फॉर्म में, वो जो मैं बोल रहा था वो आपको क्या लिखना होगा। तो ध्यान रखेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या करना होता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना होता है, इंसिडेंट रे बनाते हैं, तो सबसे पहले डेल्टा वन शो करते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा टू शो करते हैं, उसके बाद डेल्टा शो करते हैं, फिर हम लोग बताते हैं कि जो टोटल डेविएशन डेल्टा होगा वो डेल्टा वन और डेल्टा टू का क्या है सम होगा। तो इस तरीके से आपको क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज हमारी क्या है कवर हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स मतलब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिन पे ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। अब हमको सिर्फ इतना देखना है, इसको समझिएगा। तो देखिए मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था जो आपका चैप्टर नंबर 4 के लिए था, जिसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको मैंने प्रिज्म पढ़ाया था, तो उसमें मैंने तुमको ये बताया था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्या था, पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं तुमको बताया था आई ए और म्यू ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आई ए और म्यू आपको क्या ध्यान रखना है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए मतलब प्रिज्म एंगल एंड म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा किस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, आई ए म्यू पर। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड पॉइंट हो जाएगा प्रिज्म एंगल एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये 3 हमारे फैक्टर हो गए, यहां आप पढ़ सकते हैं। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ध्यान रखेंगे आप आई ए म्यू, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इधर ये जो पोर्शन है वो कवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं वो है आपका डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन द कलर ऑफ लाइट। मतलब जो कलर ऑफ लाइट है उस पर किस तरीके से डेविएशन डिपेंड करेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो रेड कलर की लाइट है, वायलेट कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट है, तो इसमें किस तरीके से डेविएशन होगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये हमको चेक करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, क्या लिखा है, डेल लैम्डा डाउन, म्यू अप, डेल्टा अप। लैम्डा किसको कहते हैं, लैम्डा होता है वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा लैम्डा को कहते हैं क्या, वेवलेंथ। लैम्डा को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। अब देखो वेवलेंथ को डिक्रीज करने पर, जब आप मान लीजिए लाइट आपने इंसिडेंट कराई, ठीक है, लाइट इंसिडेंट करने पे आपको पता है कि डिफरेंट कलर की लाइट होंगी।
अब डिफरेंट कलर की लाइट में हमको क्या देखना है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो एज डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट the increase in the refractive index of the medium, in the same way there is a increase in the angle of deviation। तो आपको कम शब्दों में ध्यान रखना है कि जब किसी लाइट का वेवलेंथ कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना, और इतना क्या है, आप अगर ध्यान रखें तो आपका सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आपके आसानी से कर पाओगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो जैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास जो लाइट आती है सनलाइट, तो उसको हम व्हाइट लाइट कह सकते हैं। तो जो सनलाइट होती है वो हमारे पास आती है, और आने के बाद हमने अगर उसमें एक प्रिज्म रख दिया है, सनलाइट के सामने प्रिज्म रख दिया है, तो जो प्रिज्म होगा उससे क्या होगा, सनलाइट पास होगी। ये आपके स्कूल में हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी कराया जाए। देखो जब हम 11th-12th में थे तो भाई एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, तो प्रिज्म रखा जाता था, लाइट रेज आती थी, तो हमको कलर्स क्या दिखाई देते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन आपको चेक करना है किसी प्रिज्म के थ्रू, और उसके बाद ये देखना है कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म से आपको चेक करना है कि डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, और उसके बाद उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बन रहा है, ये आपको देखना है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रिज्म लेते हैं। अब प्रिज्म लेने पर क्या होता है, तो प्रिज्म लेने पर क्या होता है कि जब हम लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। जो 7 कलर का नेम होता है वो होता है विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके जो है कलर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, जब हमको लिखना होता है पेपर में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमको डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं अपने माइंड में कि भाई हमारे पास एक क्या बड़ा सा कमरा है, हमारे पास क्या एक बड़ा सा कमरा है जो जिसमें क्या है, अंधेरा है चारों तरफ। एक हमारे पास बड़ा सा रूम है जिसमें क्या चारों तरफ अंधेरा है, और हम देख रहे हैं कि भाई एक विंडो लगा हुआ है हमारे पास, और विंडो में क्या छोटा सा होल है जिसको हम अपर्चर कह देते हैं। विंडो में एक होल है, अब उस होल से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो अंदर आती है। अब सनलाइट अंदर आएगी तो क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट अंदर रखे होंगे, वो हमको क्या है, दिखाई देने लगेंगे। तो बस ये होता है। अब इसमें देखो क्या करते हैं, डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, नीचे की तरफ एक हमारी जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, जहां से रे ऑफ लाइट आती है हम मान लेते हैं कि वो अपर्चर है किसी विंडो का, तो अपर्चर इन अ विंडो। फिर हम क्या करते हैं, व्हाइट ले को इंसिडेंट कराते हैं। अब इंसिडेंट होने पर आपको क्या करना होता है, आपको 7 लाइन बनानी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान रखेंगे बीच वाली लाइन जो आपकी एक लाइन है वो आप क्या स्ट्रेट बना दो, एक लाइन कर दो आप स्ट्रेट बना दो, और उसके ऊपर 3 लाइन बना दो और नीचे 3 लाइन बना दो। फिर उसके बाद क्या है, हल्का हल्का सा डेविएशन क्या यहाँ पे क्या शो कर दो, और यहाँ पर जो शो करते हैं, शो करने से पहले क्या है, व्हाइट स्क्रीन हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। और इसी व्हाइट स्क्रीन पे क्या होता है, हमको कलर दिखाई देते हैं, किस कलर की लाइट हमारे पास आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एक जहां से हमारी लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो हम यहाँ पर क्या है, इसको शो करते हैं अपर्चर इन अ विंडो। उसके बाद लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, उस लाइट रे को बोलते हैं हम लोग व्हाइट लाइट, और ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, VIVGYOR, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन कलर में ये क्या स्प्लिट हो जाती है, और हमारे व्हाइट स्क्रीन पे ये 7 कलर क्या अपीयर होते हैं। और जब वास्तव में ये बनता है, जब वास्तव में ये बनता है, ये रेनबो की तरह दिखाई देता है। तो रेनबो होता है उसकी तरह हमको क्या ये बिल्कुल अपीयर होता है, बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वास्तव में रियलाइज होगा कि बहुत अच्छा जो लुक होता है वो आता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था इसके ऊपर। जो ये आपको मैंने बताया कि एक हमको क्या है अपर्चर, एक हमको क्या करना है, विंडो में अपर्चर लेना है, और वहां से हमारी व्हाइट लाइट पास होगी, फिर वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन एक्सपेरिमेंट में मैंने तुम्हारे लिए क्या 5 पॉइंट रखे हैं, उनको बस तुमको क्या अपने माइंड में रखना है, फिर न्यूटन एक्सपेरिमेंट को क्या प्रॉपर्ली लिख पाओगे।
तो क्या ध्यान रखना है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हाइट लाइट क्या है, सन से आनी है, व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। सेकंड चीज तुमको ध्यान रखनी है, डार्क रूम तुम्हारे पास होना चाहिए। थर्ड चीज तुमको ध्यान रखनी है, विंडो का अपर्चर आपको ध्यान रखना है। फोर्थ चीज आपको ध्यान रखनी है, एक हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा। एंड फिफ्थ चीज होनी चाहिए आपकी जो कलर का पैच है, कलर का पैच मतलब जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो आपको रेनबो की तरह दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो सिंपल सा है कि आपको आपके पास एक बड़ा सा रूम है, वो पूरा डार्क है, उसमें अंधेरा है चारों तरफ, और उसमें एक विंडो लगा हुआ है जहां से लाइट रे क्या पास हो रही है। अब लाइट रे पास होने के बाद, जहां से लाइट रे पास हो रही है, लाइट रे पास होने के बाद वो व्हाइट लाइट रे क्या है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और हमको एक जो स्क्रीन पर क्या है रेनबो कलर्ड पैच क्या दिखाई देता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको क्या एग्जाम में लिखना होता है। अब न्यूटन एक्सपेरिमेंट के बाद आपको क्या है, दो डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखनी होगी। तो जो पहली डेफिनेशन आपकी आती है वो आती है डिस्पर्जन के लिए, और जो दूसरी डेफिनेशन आपकी आती है वो आती है स्पेक्ट्रम के लिए। तो बात आती है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है कोई चीज डिस्पर्ज हो जाना, कोई चीज बिखर जाना। तो डिस्पर्ज में क्या है, वो चीज क्या डिस्पर्ज हो जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हो कि व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट है वो क्या है, स्प्लिट हो रही है। जो व्हाइट लाइट है वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। कहां पे स्प्लिट हो रही है, कंस्टिट्यूएंट कलर में। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसमें क्या स्प्लिट हो रही है। तो ये कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो स्प्लिट हो रही है इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे, हम बोलेंगे फेनोमेनन, फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, the phenomenon of splitting white light into the constituent color is called dispersion. Clear हुआ? The phenomenon of splitting of white light into the constituent color is called dispersion. ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बैंड होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड होता है। किसका बैंड होता है, कलर का बैंड होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो आपका क्या विवग्योर बन रहा है, तो ये आपका क्या एक बैंड है जिसमें क्या आपके 7 कलर्स हैं। तो जो बैंड बनता है उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन आप काफी आसानी से बोल सकते हो। आप कह सकते हो ऑन पासिंग द व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, ऑन पासिंग द व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, a band of color seen on the screen, on passing the white light, through the prism, the band of color form on the screen is called spectrum. तो ये आपको ध्यान रखना। तो स्पेक्ट्रम मतलब बैंड, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड, और डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो आपके एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। देखो बेटा 1 मार्क का आपका क्या आ सकता है, डिस्पर्जन आ सकता है। 1 मार्क की डेफिनेशन आपकी आ सकती है स्पेक्ट्रम की, और 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका कॉज ऑफ डिस्पर्जन। और जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट है ये आपका 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बेटा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो इन सब चीजों के, तो नोट्स आपको क्या हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, और उसका जो प्राइस रखा गया है वो सिर्फ क्या है ₹118 क्या रखा गया है। तो आप ₹118 में क्या है हैंड रिटन नोट्स भी क्या है ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास क्या है अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे हैंड रिटन नोट्स क्या है लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 8318558856 इस कांटेक्ट नंबर पर। तो इस कांटेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई और दूसरा कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो आप इसी कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके कनेक्ट करके हैंड नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा नंबर है 8318558856। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन का क्या कारण है, डिस्पर्जन क्यों हो रहा है उसको देखते हैं। तो देखो डिस्पर्जन क्यों होगा, खुद सोच के देखो। डिस्पर्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो अलग अलग कलर की क्या हमारे पास लाइट है, और जब अलग अलग कलर की लाइट है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग कलर की लाइट होगी तो इसकी स्पीड भी अलग होगी, और इसीलिए क्या है हमारा डिस्पर्जन हो रहा है।
तो अलग अलग कलर की लाइट है तो उनकी स्पीड अलग होगी, तो इसीलिए हो गया डिस्पर्जन हो जाता है। तो देखिए क्या है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ मीन डिफरेंट कलर, द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। तो यही मैंने तुमको बताया कि जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं वो क्या है मीडियम में है, और मीडियम में जब डिफरेंट कलर की लाइट तो उनकी स्पीड डिफरेंट होगी और इसीलिए क्या है डिस्पर्जन हो जाएगा, और कलर को हम वेवलेंथ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कवर हो गया है, ये ओवरऑल आपका कवर हो गया है पूरा का पूरा ये आपका डिस्पर्जन का पोर्शन। अब इसके बाद जो हमारी वेवलेंथ का एक डायग्राम है, एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम देखेंगे और इसके बाद स्कैटरिंग देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा इरेज करेंगे और उसके बाद पूरा बचा हुआ चैप्टर क्या है कवर करेंगे। चलिए इसको इरेज करें तो बाकी आगे का देख लेते हैं। बच्चों डिस्पर्जन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पहले एक चीज ये समझ लो कि जब आप बुक को देखोगे तो बुक में आपको दिखाई देगा कि गामा रेज की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखना होगा, गामा रेज को एक्सप्लेन करना होगा, सिमिलरली विजुअल रेज को एक्सप्रेस करना होगा, सिमिलरली आईआर वेव्स को एक्सप्लेन करना होगा, मतलब जितनी भी वेव्स होंगी उनको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके लिए मैं तुमको क्या कर रहा हूँ एक एक टेबल दे रहा हूँ, इसके बेसिस पर तुम सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और कम समय में तैयार भी कर पाओगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो भी हमारे पास रेज होती हैं उन रेज को क्या करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो जितनी भी हमारे पास रेज होती है उनको क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब देखो बात आती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका लेते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हम क्या करते हैं कर देते हैं। बस इतना ही आपको करना होता है। इतना ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी हमारे पास रेज हैं उनको हम क्या कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप ये जो नीचे का जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। अब बात आती है कैसे अरेंज करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर लिखा है एनएम मींस नैनोमीटर, इधर आपको दिखाई देगा गामा रेज, ऊपर दिखाई देगा 0.01। देखो जो डिजिट्स हैं ये आपकी क्या वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.01, 10, 400, 800, 10 पावर 6, 10 पावर 10, ये आपके सारी सारी डिजिट्स इसमें नैनोमीटर के फॉर्म में है। तो अगर आप 0.01 के बिफोर रहते हैं, अगर आप 0.01 से वेवलेंथ आपकी कम रहती है तो आपका होगा गामा रेज, तो आपका हो जाएगा गामा रेज। अगर वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच में रहती है तो आपका हो जाएगा एक्स रे। अगर आपका वेवलेंथ 10 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में रहती है तो आपका हो जाएगा यूवी लाइट। अगर वेवलेंथ आपकी 400 से 800 के बीच में रहती है तो आपका हो जाएगा विजिबल लाइट। अगर आपकी वेवलेंथ 800 से 10 पावर 6 के बीच में रहती है तो आपका हो जाएगा आईआर वेव्स। और अगर आपकी वेवलेंथ 10 पावर 6 से 10 पावर 10 के बीच में रहती है तो आपका हो जाएगा माइक्रोवेव। और अगर आपकी वेवलेंथ 10 पावर 10 से भी अब जाती है तो आपका हो जाएगा रेडियो वेव। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ध्यान रखिएगा वेवलेंथ तो किस में लिया गया है नैनोमीटर में, ये आपको बहुत चीज ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद हम लोग थोड़ी चीजें ये कवर करेंगे कि जैसे हमारी जो गामा रेज है, जैसे ये हमारी गामा रेज है, एक्सरे है, यूवी लाइट है, विजुअल लाइट है, इन सबको कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में कई बार आता है। तो इसको देखो इसके लिए तुमको क्या करना है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है इसको बस एक बार क्या अच्छे से पढ़ना है और तुम आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर तुम बुक देखो तो तुमको क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया है, क्योंकि हमको उतना डिटेल में करना ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गामा रेज की। तो देखिए गामा रेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसकी वेवलेंथ है वो आपकी होती है बिलो 0.01 नैनोमीटर। किसने डिस्कवर किया था, बैकरल एंड क्यूरी ने। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है कॉस्मिक रेज। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे बाय द पेनिट्रेटिंग पावर। अगर पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, आसानी से पेनिट्रेट हो जाए तो हमारा गामा रेज हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं एक्स रे पर।
एक्स रे में कितना होगा 0.01 से 10 नैनोमीटर का वेवलेंथ होगा। किसने इसको डिस्कवर किया था? रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने। और इसका क्या सोर्स है? इसका सोर्स है हैवी मेटल। तो जो हैवी मेटल होगा वो इसका सोर्स हो जाएगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होगी, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होगी उस पर क्या होगा, ये क्या है, चमकेगा। फ्लोरोसेंस मतलब होता है कुछ क्या चमकना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर वो अगर चमकता है तो आपका हो जाएगा एक्स रेज। फिर नेक्स्ट है आपका यूवी लाइट। नेक्स्ट है आपका यूवी लाइट कह सकते हो या फिर आप यूवी रेज बोल सकते हो। तो देखो यूवी रेज में क्या होता है, यूवी रेज आपने कई बार सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसमें क्या होता है, इसकी वेवलेंथ होती है 10 से लेके 400 नैनोमीटर। किसने डिस्कवर किया था? रिटर ने डिस्कवर किया था। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सनलाइट। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय देयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाई। मतलब इसकी एक्टिविटी हम क्या करेंगे, डाई पर करा के चेक कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे यूवी लाइट का सोर्स क्या है? आपका सनलाइट। फिर नेक्स्ट है विजुअल लाइट। अब देखो विजुअल लाइट कौन सी है? जिसको हम क्या है, देख सकते हैं। तो इसकी वेवलेंथ आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है 400 से 800 नैनोमीटर, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मोस्टली जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क में क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाता है वेवलेंथ। आपसे किसी भी रेज की, किसी भी रे की आपसे क्या वेवलेंथ पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी वेव के लिए जो हमारा डिस्कवरर है उसको पूछ लिया जाएगा, मतलब इसको किसने डिस्कवर किया था। तो ये दोनों चीज आपको जरूर जरूर याद करना है। तो विजुअल इसके लिए वेवलेंथ क्या है? 400 से 800 नैनोमीटर। और इसको डिस्कवर किया था न्यूटन ने। इसका सोर्स जैसा आपको पता है विजुअल है, तो मतलब जिसको आप देखो तो क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, बस अदर ऑब्जेक्ट को क्या रख देते हैं। अगर अदर ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं तो डेट मीन्स वो विजुअल लाइट होगा, अदरवाइज वो विजुअल लाइट क्या है, नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आईआर वेव, इंफ्रारेड वेव। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 800 से 10 पावर 6। इसको किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया हर्सेल ने। तो हर्सेल ने इसको डिस्कवर कर दिया। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है लैंप विथ थ्रोटेड फिलामेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी आपके पास रेड हॉट बॉडी है, आपके पास कोई भी रेड हॉट बॉडी है, तो उसको आप कंसीडर करेंगे उसमें आईआर वेव्स को। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है, अगर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो डेट मीन्स वो हमारा आईआर वेव को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड तुम्हारा नेक्स्ट है माइक्रोवेव, जो आप अवन में देखते हो। तो जो हम लोग अवन लेते हैं उसको हम कई बार माइक्रोवेव भी कह देते हैं। तो माइक्रोवेव क्या होता है? उसकी रेंज होती है आपकी 10 पावर 6 से 10 पावर 10। इसको डिस्कवर किया हर्ट्ज ने। और इसका जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसलिए जो अवन होता है ना, उसमें माइक्रोवेव होता है, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या है, सोर्स है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को में ऑसिलेट, इसके लिए हम क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया है ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव आपने देखा होगा कि भाई पहले के जमाने में क्या रेडियो हुआ करते थे। लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो क्या ज्यादा रेडियो ही सुना करते थे। लेकिन आजकल रेडियो का नामो निशान मिट गया है। और अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव की, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 10 पावर 10 से अबव होती है। और इसको डिस्कवर किया था मार्कोनी ने, एक मार्कोनी साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था। इसीलिए इस वेव को क्या बोलते हैं, मार्कोनी वेव्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा रेडियो वेव्स को मार्कोनी वेव्स भी बोला जाता है। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव्स को क्या कहते हैं, तो रेडियो वेव को मार्कोनी वेव्स भी बोला जाता है। और इसके लिए जो सोर्स है, इसके लिए सोर्स है टीवी एंड ट्रांसमीटर। जो टीवी हम लोग चलाते हैं और ट्रांसमीटर जो होता है उसको कहते हैं सोर्स। और इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो जो एरियल्स होते हैं रेडियो का, टीवी रिसीवर का, उसके थ्रू भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गामा रेस के बारे में बताओ, तो पहला पॉइंट तुम दे सकते हो अबाउट द वेवलेंथ, सेकंड पॉइंट तुम दे सकते हो अबाउट द डिस्कवरर, थर्ड पॉइंट तुम दे सकते हो अबाउट द सोर्स, एंड फोर्थ पॉइंट तुम दे सकते हो मेथड ऑफ डिटेक्शन। और ये जो क्वेश्चन आता है मोस्टली टाइम 1 मार्क का आएगा, तो आएगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स का आएगा।
तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप 4 पॉइंट्स दे रहे हो एक रे के लिए, तो वो आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। बस इतना ही लिखना क्या जरूरी है और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसको आप क्या करिएगा, थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख दीजिएगा और उसको क्या पॉइंट के फॉर्म में भी लिख दीजिएगा, तो आपका क्या आंसर इंप्रेसिव हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कवर हो चुका है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बाकी का आगे हम क्या रिमेनिंग पोर्शन को देख लेते हैं। बच्चों अब आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द यूवी लाइट, विजुअल रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तुमको क्या बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझा देता हूं कि कैसे तुमको उसको याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई क्या डिफरेंस है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यूवी रेडिएशन की, अगर हम बात करते हैं यूवी रेडिएशन की, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपसे वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ में क्या होगा, वेवलेंथ में क्या होगा। तो आपको पॉइंट इस तरीके से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या बताना है, वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ होगा 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और विजुअल का होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, एंड इंफ्रारेड का होगा 8000 एंगस्ट्रॉम से 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी जो वेवलेंथ है वो हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट आपका आता है विजिबिलिटी को लेके। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या बताना है, हमको विजिबिलिटी की बात करनी है, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा यूवी वाला है वो क्या हमको दिखाई देता है, कभी कभी नहीं देखा होगा यूवी। लेकिन विजुअल मतलब, विजुअल का मतलब ही जो क्लियर दिखाई पड़े। लेकिन नेक्स्ट है इंफ्रारेड, ये क्या है, इनविजिबल। तो ध्यान रखेंगे कि विजुअल कौन सा है, विजुअल वाला विजुअल है, बाकी कौन कौन से आपके इनविजिबल होंगे, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या है, हीटिंग इफेक्ट। क्या ध्यान रखोगे आप, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में आप ध्यान ये रखें, जो यूवी लाइट होती है उसमें कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। जो आपकी विजुअल लाइट होती है उसमें स्लाइट हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंफ्रारेड में हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, विजुअल वाले में आपका स्लाइट है, और यूवी वाले में नहीं है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अबाउट द फोटोग्राफिक प्लेट, अबाउट द फोटोग्राफिक प्लेट। तो देखो जो यूवी रेडिएशन होगा, जो यूवी रेडिएशन होगा वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से आपका विजुअल रेडिएशन भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा। लेकिन जो इंफ्रारेड होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड आपका क्या इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो ये चीज से ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफिक को कौन कौन इफेक्ट करेगा, यूवी वाला और विजुअल वाला, कौन नहीं करेगा, इंफ्रारेड वाला नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम वाला। क्या हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हेल्थ को लेके कोई इशू आ सकता है। तो देखिए यूवी वाले में इशू क्या है आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन विजुअल वाले में कभी असर नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट अफेक्ट द बॉडी, और जो आपका इंफ्रारेड है वो भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंफ्रारेड डाल के ही रह जाओगे तो इफेक्ट कर देगा, जो आपकी स्किन होगी वो जल जाएगी। तो ध्यान रखेंगे डू नॉट इफेक्ट द बॉडी, बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हाई डोज होगी इंफ्रारेड की तो उसकी वजह से जो बॉडी होगी, जो स्किन होगी, वो आपका जलना क्या है स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी स्किन क्या जल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमको विजिबिलिटी, पहला पॉइंट हमको जो वेवलेंथ के लिए बोलना है, दूसरा विजिबिलिटी के लिए, तीसरा हीटिंग इफेक्ट के लिए, चौथा आपका फोटोग्राफिक प्लेट के लिए, लास्ट में तुम्हारा हेल्थ इशू के लिए। अगर ऐसे याद रखो तो तुमको एग्जाम तक याद रहेगा और एग्जाम में सारे पॉइंट्स आप क्या एक्सप्लेन कर पाओगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। क्या होता है स्कैटरिंग का मतलब, फैलना। अब देखो बात करते हैं भाई लाइट रे कैसे फैलेगी।
तो देखो इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग एक प्रोसेस होता है, स्कैटरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें अब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद क्या री इमिशन होता है, मतलब पहले अब्जॉर्ब होती है लाइट, उसके बाद क्या है री इमिट होती है। तो स्कैटरिंग एक तुम्हारा प्रोसेस है जिसमें अब्जॉर्प्शन होगा पहले, उसके बाद क्या है री इमिशन होगा लाइट एनर्जी का। और कैसे होगा लाइट एनर्जी का री इमिशन? बाय द डस्ट पार्टिकल, बाय द डस्ट पार्टिकल एंड द बाय द एयर मॉलिक्यूल। तो एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं और जो भी आपके एयर पार्टिकल हैं, तो उनके द्वारा क्या होगा री इमिशन होगा एनर्जी का। तो सिंपल सा है, पहला स्टेप को ध्यान रखना है कि अब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का, उसके बाद री इमिशन होगा, और क्यों होगा? बाय द डस्ट पार्टिकल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं स्कैटरिंग इज द प्रोसेस, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये आपको लिखना होगा। एंड आपको एक चीज ये जो ध्यान रखनी है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के, वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वेवलेंथ पावर 4। इसके इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा पावर 4। तो ध्यान रखिएगा इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। So intensity of scattering light is directly proportional to the 1 upon lambda power 4, or you can say scattering of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength। फिर इसके बाद देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, स्कैटरिंग के थ्रू मैं तुमको चीजें समझाता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती है। देखो जो वायलेट कलर होता है और जो रेड कलर होता है उसको हम कंपेयर अगर करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था विवग्योर पढ़ा था शुरुआत में, अभी आपको मैंने विवग्योर पढ़ाया था, विवग्योर। अब देखो विवग्योर में आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या है इंक्रीज करती है। तो वायलेट की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी सबसे मिनिमम होगी। और जो रेड की वेवलेंथ होगी वो सबसे क्या है मैक्सिमम होगी। जो रेड की वेवलेंथ होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। अब देखो इसमें क्या होगा जब ऐसा हो जाएगा, तो जो स्कैटरिंग अगर हम बात करते हैं मतलब लाइट का फैलना, तो जो स्कैटरिंग होगा वो आपको पता है कि लैम्डा के क्या है फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर वेवलेंथ कम थी सबसे कम, तो स्कैटरिंग सबसे क्या है ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम थी तो स्कैटरिंग क्या सबसे कम हो जाएगी। मतलब जो वायलेट कलर होगा, जो वायलेट कलर होगा वो अगर आप रोशनी में लेके आओगे तो वो क्या कर जाएगा स्कैटर कर जाएगा, मतलब दूर से आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो आपका रेड कलर होगा वो स्कैटर नहीं करेगा क्योंकि स्कैटरिंग सबसे कम है, और जब स्कैटर नहीं करेगा तो वो आपको दूर से भी दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने की वजह से वो कलर क्या है दूर से नहीं दिखाई देगा। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम है, और स्कैटरिंग सबसे कम है तो आपको क्या है वो कलर दूर से भी दिखाई देगा। और इसीलिए जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, आप सिग्नल देख लो, चाहे आप ट्रेन का सिग्नल देख लो, चाहे आप बस का सिग्नल देख लो, कोई भी सिग्नल आप देख लो, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो सब आप देखोगे कि आपको क्या रेड कलर के मिलेंगे। जो सिग्नल होंगे वो आपको क्या मिलते हैं रेड कलर के मिलते हैं। क्या कभी आपने सोचा क्यों मिलते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि भाई सिग्नल क्यों रेड कलर के होते हैं? तो सिग्नल का रेड कलर का होने का रीजन यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रेड कलर में स्कैटरिंग क्या है सबसे कम होती है, और जब स्कैटरिंग सबसे कम होती है तो वो कलर आपको दूर से भी दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए आप ट्रेन की जो पटरी है उसको पार कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि भाई कौन सी लाइट है, ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है। इसी तरीके से जब आप क्या रोड पर हो तो आप देख सकते हो कि भाई कौन सी लाइट है, ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या है आगे निकलना होता है। तो ये एवरी नॉलेज हो गया, सब कुछ आपका कवर हो गया अबाउट द स्पेक्ट्रम। तो ओवरऑल तुम्हारा ये जो पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। तो अब काफी बच्चे हैं जो इस चैप्टर को तैयार करेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे,
और बेटा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, और जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के लेक्चर देखे वो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके, जिसको बायो देखना है वो बायो की प्लेलिस्ट में देखे। मैंने तुम्हारे लिए अपने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि तुम सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर सको। और बच्चों जिनको भी नोट्स वगैरह लेना है, जैसे ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाए तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेटा जो भी बच्चे हैंड रिटन नोट्स को लेना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं हमको 8318558856 पर, और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ ₹118। तो आपको सिर्फ ₹118 पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8318558856। इस नंबर के अलावा कोई भी अदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो जब भी आप कॉल करें तो इसी नंबर पे करें, इस नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर पे कॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो बेटा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8318558856। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। और बच्चों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेक्चर लेके आऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।